पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। तो केपलर के 3 नियम होते हैं, तो उसमें से आज हम लोग केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति ये देखेंगे। तो केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक, तो इसके लिए मान लेते हैं एक दीर्घवृत्तीय कक्ष है और कोई ग्रह है, उसको दीर्घवृत्तीय कक्ष में ए से बी तक जाने में मान लेते हैं डेल टी समय लगता है। इसकी त्रिज्या आर है। तो मान लो किसी ग्रह को दीर्घवृत्तीय कक्ष में ए से बी तक जाने में डेल टी समय लगता है। तब जो वेक्टर आर है द्वारा डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल, ये जो हमारा छायांकित भाग है एस ए बी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होता है। इसलिए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर? वेक्टर आर गुणा ऊंचाई क्या है? ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से बी जा रहा है, दिशा को बता रहा है। अब उसके बाद 1/2 वेक्टर आर इंटू ए बी के जगह हम लोग लिखेंगे, ए बी क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या बोलते हैं, वेग बराबर क्या होता है? वेग इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। मान लेते हैं वेग v है, दूरी क्या है हमारा? ए बी है, ए से बी तक जा रहा है और समय को क्या माने हैं? डेल टी। तो ए बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? v इंटू डेल टी, जहाँ v क्या है? ग्रह का वेग है। अब उसके बाद रेखीय संवेग, रेखीय संवेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल p से। और रेखीय संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है। तो यहाँ पर से अगर वेग का मान निकालें तो क्या निकलेगा? P/m। तो इस मान को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? त्रिभुज ए इक्वल टू 1/2 वेक्टर आर, वी के जगह मान रखेंगे क्या है? वेक्टर P/m इंटू डेल टी। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1/2m आर क्रॉस पी इंटू डेल टी, या फिर डेल टी को इधर पक्षांतर करेंगे तो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2m आर क्रॉस पी। किंतु कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एल से। कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होता है? और आर क्रॉस पी। तो यहाँ पर आर क्रॉस पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एल। तो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू L/2m। तो गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल होता है। किसी केंद्रीय बल के लिए L क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। इसलिए हमारा जो डेल ए अपॉन डेल टी है वो भी किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल, ए क्या है हमारा? क्षेत्रफल है। क्षेत्रीय चाल क्या होता है? नियत होता है। यही केपलर का द्वितीय नियम है। केपलर के तृतीय
नियम की व्युत्पत्ति। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। तो केपलर का तृतीय नियम क्या होता है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, मतलब किसी ग्रह को परिभ्रमण काल का वर्ग t² उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे t² प्रोपोर्शनल r³। तो केपलर के तृतीय नियम के सत्यापन के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। मान लो m द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। तब हम लोग मान लेते हैं सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। तो सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल, तो ये जो बल है वो ग्रह का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो उनकी बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को g से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो g इंटू mm/r², इसको मानते हैं इक्वेशन 1। यही गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो हमारा जो अभिकेंद्र बल है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से। और अभिकेंद्र बल का मान किसके बराबर होता है? mv²/r के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? mv²/r इक्वल टू g इंटू m कैपिटल M/r²। तो m और एक r कट जाएगा यहाँ पर से, तो v² इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा? g m/r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमारा वेग बराबर क्या होता है? मतलब रेखीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा इंटू वृत्तीय पथ की त्रिज्या r, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/T इंटू r। और हम यहाँ पर कैपिटल T क्या है? ग्रह का परिभ्रमण काल है, आवर्तकाल। अब हम लोग क्या करेंगे? v का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr/T का होल स्क्वायर इक्वल टू gm/r। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4π²r² इक्वल टू g का इंटू कैपिटल M/r। इतना निकलेगा। या फिर यहाँ पर से t² इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा 4π²r³ अब हम लोग 4π²gm को एक कांस्टेंट मान लेते हैं। 4π²/gm इक्वल टू k एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? t² इक्वल टू kr³। अब k को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? अनुक्रमानुपाती का निशान, t² प्रोपोर्शनल r³। तो ये क्या है हमारा? किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। यही क्या है? केपलर का तृतीय नियम है।